Okay. Assalamu alaikum. We just had to restart. Um, हम काफी कवर कर चुके थे, but let's start it from the beginning. So हम बात कर रहे थे कि भाई एक okay. So here we are restarting the class. हाँ हमने अभी तक ये डिस्कस किया था कि there are people who are interested in investing some rupees 100,000. ठीक है, उनके पास 1 लाख रुपए है। वो सिंपली एक चीज क्या कर सकते हैं, वो किसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बैंक का आजकल क्या रिटर्न रेट चल रहा है, अराउंड 11%। उनको साल के आखिर में इस 1 लाख रुपए पे 11,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है। देन देयर इज अ बिजनेस। कुछ लोग हैं जो कि um, एक बिजनेस है जो कि बिजनेस आईडी है, फॉर इंस्टेंस रेस्टोरेंट है या कोई कैश एंड कैरी का बिजनेस है। मैनी एग्जांपल्स। वो आपको रिटर्न दे रहा है 20% का। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको साल के आखिर में कितना पैसा मिल जाएगा, 20,000 रुपये मिल जाएगा इस 1 लाख पे। सो जो बिजनेसमैन होता है वो रिस्क टेकर होता है, और वो कहता है कि वो इस चीज़ को नहीं देख रहा कि रेस्टोरेंट चलेगा या नहीं चलेगा। वो क्या करता है, वो पैसे दे देता है बिजनेस में लगाने के लिए। जो इन्वेस्टर है जो कैपिटल दे रहा है, या जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की इस बिजनेस को मिल रही है, इस बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो मेहनत करेगी, वो सारी ऑपरेशंस को देखेगी एंड समथिंग लाइक दैट। और साल के आखिर में रिटर्न करके इसको 20,000 रुपीज उसने कमा कर देना है। मैनेजमेंट ने जब अंदाजा लगाया कि ये जो बिजनेस हम करने लगे हैं इसके लिए 1 लाख रुपए थोड़े हैं। ठीक है। लेकिन कैपिटल देने वाला जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है मेरे पास तो 1 लाख रुपए ही हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि देर एक तो ये कैपिटल सोर्स ऑफ इक्विटी का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। देन देर इज अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो डेट से आता है, यानी कि जो लोन लेकर आता है, लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, जो हमें बैंक्स देंगे। ये इन्वेस्टर क्या चाह रहा है कि उसको 20% रिटर्न मिले इस 1 लाख रुपए पे। यानी कि कंपनी ने कितनी मेहनत करनी है कि वो 20,000 रुपए साल के आखिर में कमा कर दे दे। लेकिन कंपनी कह रही है कि ये जो 20,000 रुपए कमाने की भी बात है ना, ये जब तक इस 1 लाख के अंदर 50,000 रुपए नहीं ऐड होंगे ना, तब तक इट्स डिफिकल्ट। ठीक है। तो बैंक क्या करता है, ठीक है मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ, लेकिन साल के आखिर में मुझे इन 50,000 भी चाहिए और इन 50,000 रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ये तो हो गए पूरे फाइनेंसेस। ये है इक्विटी एंड दिस इज डेट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 20%। और डेट की कॉस्ट क्या है, 10%। ठीक है। तो कंपनी का टोटल कॉस्ट क्या है, कंपनी को इन दोनों फाइनेंस की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। सो हमने जो बिल्कुल एक सादा तरीके की मैथ्स को समझते हुए हम इसकी कैलकुलेशन करें, एक एवरेज निकालें। सॉरी फॉर दिस। हमारे पास जो कैपिटल है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज 20%, which becomes 20,000 at month end, at year end, sorry. एंड जो हमारा डेट है दैट इज एट 10%, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 5,000 रुपीज। ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, हमने जो मैनेजमेंट ने जो कमा कर देना है, जो इन दोनों को देना है साल के आखिर में 25,000। तो परसेंटेज वाइज हमारी कॉस्ट हम क्या कहेंगे, हमारा 20% कॉस्ट है फाइनेंसिस की या 10%। हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो हमने रिटर्न देना है उसका हम एवरेज लेंगे, विच इज 25,000 divided by 150,000, and that becomes
16%, ठीक है, 16.67% इस तरह आपका वैक बन जाता है। इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ना आपका सिर्फ 20% कॉस्ट है, ना आपकी 10% कॉस्ट है, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट को आप क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ जो आपका कैपिटल है उसमें आपका इक्विटी भी है और आपका डेट भी है। बाय द वे, ये जो 100,000 की अमाउंट है, ये जो कैपिटल अभी आपका आया है, साल के आखिर में आप ओनर्स को 20,000 कमा कर दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल है वो तो 1 लाख था, आपकी प्रॉफिट्स जो थे 20,000 हो गए। ओनर्स ने कहा अभी रखो इसको, हमें पूरा, हमें अभी बताएंगे जब हमें देना ना, अभी इसको तुम और अर्न करो। और मैनेजमेंट भी यही चाहती है कि वो इससे थोड़ा सा और मतलब अर्न कर ले इस 20,000 पे, इस वैल्यू के ऊपर। तो इस दोनों पार्ट, दोनों चीजों को मिलाकर अमाउंट बन गई 120,000। इसको क्या कहेंगे 120,000 को, ये भी कैपिटल ही रहेगा, दिस इज देयर, इसको हम अकाउंटिंग में भी दिस इज इक्विटी, ठीक है। इवन दिस वाज इक्विटी, लेकिन जब अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से अगर इसको समझना चाहें तो नाउ इट हैज बिकम 120,000 एंड दिस इज द इक्विटी। ये जो 120,000 है, अभी तो हमने जो कॉस्ट निकाली है वो डिवाइड बाय 150,000 की है, लेकिन अगले साल जब हम इसको 120 के ऊपर 20% करके देंगे, यानी कि 24,000 कितना हम बन जाएगा फिर उसका, जो हमारी कॉस्ट है हमारा जो इक्विटी है दैट इज 120,000 नाउ, एंड उस 120,000 का 0.2 जब हम इसको अर्न करके देंगे 24,000। जी बिल्कुल, दैट विल बी 24,000। 24,000 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट चल रहा है, कैसा, लेट्स सपोज के उसके ऊपर कोई डिफरेंसेस नहीं आए हैं, वो रेट वैसे ही चल रहा है, ठीक है। ठीक है, वो रेट वैसे ही चल रहा है 24,000, एंड उस 24,000 में हम ऐड करें 5,000, और हमारा जो कॉस्ट, जो हमारी टोटल फाइनेंसेस हैं, दैट बिकम, जो हमारा 120,000 था अगले साल, ये फर्स्ट ईयर का था, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये फर्स्ट ईयर है, और सेकेंड ईयर में हमें 120,000 प्लस 50,000 करेंगे। मोइज अब बताएं आप, अब कितना बनेगा, अब हमारी वैक क्या बनी है। Just wait, let me calculate it. श्योर श्योर। 17%। अब हमारी कितनी हो गई है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17%। 17% फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आया है, सॉरी आई हैव टू म्यूट यू, ओके। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज दोबारा से अनम्यूट कर लीजिएगा। सेकेंड ईयर में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया इज 17%। दिस इज दिस इज द मिनिमम रिटर्न जो कंपनी ने अर्न करके देना था, ठीक है। ओनर्स को देना था 20% और बैंक्स को देना था 10%। तो फर्स्ट ईयर में जो मिनिमम कॉस्ट ऑफ दीज फाइनेंसेस ऑफ दिस कैपिटल वाज 16.67 एंड सेकेंड ईयर में इज 17%। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह निकलता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, सब, एक कंपोनेंट है थ्रू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करके और दूसरा कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करके। तो हमने अभी किया क्या था, हमारे पास यहाँ पर ये थी रेट विच वाज के ई, हमने पढ़ा कल कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिस इज के डी, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। इसको हम मार्केट वैल्यू कह सकते हैं,
क्योंकि हमने एक तो इसको एग्जाम्पल सोचा हुआ है, लेकिन ये चीज़ आप समझ लें कि हमने हमेशा जो है ना वैल्यू लेनी है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हुए ऑलवेज हैज टू बी द मार्केट वैल्यू। जो सेकेंड ईयर में हम जाकर हमने 120 क्यों किया, हम इसको 100 ही करते रहने देते नहीं। क्यों नहीं हमने 120, हमने 100,000 लिया। ओनर कहता है कि मुझे तुम 120 पे ही कमा कर दो। अब मेरा लाया हुआ इन्वेस्टमेंट 1 लाख नहीं रही है, मेरी इन्वेस्टमेंट 1,20 हो गई है। मुझे अब आई एम नॉट अ किड, मुझे 1 लाख के ऊपर रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे 120 के ऊपर जो है ना आपका रिटर्न चाहिए। कंपाउंडिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो शेयर होल्डर है उसकी वैल्यू जो है, पहले कितनी थी उसकी इन्वेस्टमेंट की, 1 लाख। वो पहले 1 लाख पे 20,000 मांग रहा था, लेकिन अगले साल वो 1 लाख पे 20,000 नहीं मांग रहा, उसने अपना डिविडेंड ही आपसे नहीं लिया, इसलिए वो अब आपसे 1,20,000 पे मांग रहा है। लेकिन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड। हमने अभी क्या किया है, हमने जो अभी कॉस्ट निकाली थी उसको क्या किया था, जो रिटर्न था 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और सेकेंड ईयर के लिए हमने क्या किया, 24,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000। ऐसे किया था ना, 1,20,000 इज द मार्केट वैल्यू। जो नई उसकी, अब उसकी कंपनी की वैल्यू 1 लाख नहीं रही है। अब उसकी कंपनी की वैल्यू, जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी कंपनी की कैपिटल कितना दिखाएंगे, 1,20 दिखाएंगे ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1,20,000। बट देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स डिविडेंड, द मार्केट वैल्यू per share. If the company will pay a dividend in the future, the share price must be the price excluding this dividend. अब 1,20,000 के ऊपर 24,000 हमने कैलकुलेट किया। सेकेंड ईयर में वो आपसे साल के आखिर में कहता कि अब भी तो मुझे लग रहा है कि तुम दोबारा से 20,000, मैनेजमेंट कहती है कि भाई आपने बहुत, आपका शुक्रिया, आपने 20,000 पिछले साल नहीं लिए, इसकी वजह से हम बहुत अच्छा बिजनेस अब कर रहे हैं, तो हम आपको ना इसमें से 10,000 रुपये दे देंगे जब साल खत्म होगा दिसंबर। तो जनवरी में आपको 10,000 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो हमने ये काम किया है, सॉरी, ये जो 120,000 से हम डिवाइड कर रहे थे, अगर ये खबर हमें मिल जाती तो हमें क्या करना चाहिए था, 24,000, फिर जो बैंक वालों का 5,000, लेकिन हमारी इक्विटी में से हमें हमें 10,000 का हम उसको देने लगे थे ना डिविडेंड। तो 10,000 हम इसमें से एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू में से हम निकाल लेते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हम ये एग्जाम्पल कर लेते हैं जो यहाँ पर दी हुई है। आई होप स्क्रीन विजिबल है आपको, अगर यू वांट मी टू जूम तो बता दें। ये देखें, a company might declare on 1st January that they will pay a dividend of 0.6 per share to all shareholders on 30th April. The dividend will be paid in 31st May. Until 30th April, the share price allows the fact that a dividend of zero point 0.6 will be paid in the near future. The shares are said to be come dividend. ठीक है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है शेयर की वो कम डिविडेंड है। बट ऑन आफ्टर 30th अप्रैल द शेयर्स पर दे आर ट्रेडेड, तो उसकी वैल्यू जो है, वेल्थ कम हो जाएगी बिजनेस की। वो आपने देखा ना, 1,20,000 में से 10,000 दे दिया तो कंपनी की वर्थ कम हो गई है। तो मार्केट वैल्यू उसमें उस वैल्यू को आप एक्स डिविडेंड शो करेंगे। छोटी सी एग्जांपल है ये। Currently, the company's shares are traded at rupees 8.2. The company is expected to pay a dividend of zero point 0.7 in the near future. तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होनी चाहिए, जो आपका डिविडेंड है डिवाइडेड बाय आपका ये जो रिटर्न है जो आपने अर्न कर लिया है, डिवाइडेड बाय 8.2। ठीक है, लेकिन अम, हम ये इसमें अज्यूम कर रहे हैं कि दिस 8.2 इज, हम जब जवाब लिखेंगे हम इसको लिखेंगे कि दिस वैल्यू इज एक्स डिविडेंड।
ठीक हो गया। चलें, ग्रेट। हम आप लोगों को फॉर्मूला समझ आ गया है जो हमने अभी करके देखा है कि जो रिटर्न है यानी कि जो डिविडेंड है इन केस ऑफ, अभी हम इक्विटी की बात करें, डिवाइडेड बाय, हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करें तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ठीक हो गया? जी बताएं। जी मोइस, यू हैव एनीथिंग टू से? No, no, everything is fine. ओके। ओके। और अभी जब तक जो हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस दिस इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, एंड इसमें हमारी assumption ये है कि दिस डिविडेंड इज लाइफ टाइम। ठीक है? इट इज ऑन परपेचुटी बेसिस। ठीक है? एंड ऑल्सो एन अंडरस्टैंडिंग कि जैसे ये 20% जो हमने रिटर्न देखा हुआ था, यानी कि 20% हमें 20% मिला, 24,000, 20,000, ये एक फिक्स्ड रेट था। ये रेट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है? लेकिन जहां पर रेट चेंज होने लगता है तो वहां पर एक फैक्टर आ जाता है विच इज द ग्रोथ फैक्टर। ठीक है? एंड दैट फॉर्मूला इज डिविडेंड को आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द ग्रोथ फैक्टर, और आप अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से भी रिड्यूस कर देंगे ग्रोथ फैक्टर को। ठीक है? और जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इक्वल्स जो डी नॉट, यानी कि फर्स्ट जो एनुअल जो आपका उस ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है मल्टीप्लाइड बाय ग्रोथ फैक्टर, फिर जो आपका मार्केट वैल्यू है, और ओवरऑल आप उसमें से रिड्यूस उसमें एड अप कर देंगे जो ग्रोथ रेट आपको दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन, एनी एम्बिग्विटी? चलें जी। um, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं दो। अ कंपनी हैज recently paid a dividend of 3 per share, and the dividend is expected to grow by 5% into the foreseeable future. The next annual dividend will be paid in 1 year time. ठीक है? उसने ग्रोथ रेट आपको जो है वो क्वेश्चन में ही बता दिया है। सो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? द फॉर्मूला। ठीक है? दे वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसके अंदर इट्स जस्ट डी इज द डिविडेंड पर शेयर, growth rate is 5%, and cost of equity is, and जो रिटर्न उसने देना है दैट इज 12% माइनस ग्रोथ फैक्टर। तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई है? शेयर 45 रुपीज। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करके डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था तो उस केस में हमने मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता था वो 1 लाख रुपए ले आया है, और उसके अंदर उसको इतनी इक्विटी उसकी ऐड हो गई, 20,000 रुपये अर्न करता गया, उसकी वैल्यू बढ़ के 1,20,000 हो गई। लेकिन जो जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनकी शेयर्स ट्रेड कर रहे होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू एवरी टाइम वेन एवर दे वुड वॉन्ट दे कैन कैलकुलेट इट विद दिस फॉर्मूला। ठीक है? मार्केट वैल्यू जब शेयर ट्रेड हो रहे हैं तो उस वक्त उनके लिए कैलकुलेट करना इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इसका पर्पस ये है। ठीक है? वो जो एक परपेचुटी मेथड से कर रहे हैं उसके अंदर ग्रोथ का एलिमेंट उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ था। ठीक है? ठीक हो गया। देन कम्स कि आप इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए जिस तरह उन्होंने पर दिखाया है कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास शेयर प्राइस इस दफा उसने दे दिए। पिछली दफा उसने आपसे कहा शेयर प्राइस आप कैलकुलेट करके दें, दिस टाइम वो आपको शेयर प्राइस दे रहा है, उसने आपको डिविडेंड बता दिया है, एंड उसने आपको ग्रोथ फैक्टर्स भी बता दिए हैं। ठीक है? तो 0.7 इज द डिविडेंड एंड द ग्रोथ फैक्टर, एंड द फॉर्मूला इज इजी पीजी। ठीक है? मार्केट वैल्यू हमें पता चल गई कि हमने किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं इन बोथ द फॉर्मूलाज। इट्स नॉट
इसमें फॉर्मूला को याद रखना इज द फैक्टर। देन ऑल्सो ये इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ पेपर, कि ग्रोथ फैक्टर तो अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में बता दिया था, लेकिन इस दफ़ा वो आपको ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए दे रहे हैं, एंड इट्स ऑल्सो प्रीटी सिंपल कैलकुलेशन। उसमें क्या है कि आपने जो आपकी, आपको लग रहा है कि ये कंपनी सिर्फ एक nth वैल्यू तक बिजनेस दे सकती है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट इस कंपनी ने लगाया है हमसे शेयर्स लेकर, लेट्स सपोज कैश एंड कैरी का बिजनेस है, तो उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है कि अब हम ऑनलाइन भी सेल किया करेंगे, ठीक है। वैसे तो है कि कैश एंड कैरी पे आके आप खरीदारी करें एंड गुड, आपका बिजनेस कंडक्ट हो गया। फिर उन्होंने शेयर होल्डर से पैसे लिए और कहा कि हम जो है अब एक ऐप लॉन्च करने लगे हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, उनकी लाइफ तो 5 इयर्स ही होती है, वी सपोज कि ये डिविडेंड हम 5 साल तक ही दे सकेंगे, ठीक है। तो पहले साल में तो 100 था, आखिरी साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम 148 देंगे। तो ये ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना इज़ वेरी इजी, कि आपकी जो इनिशियल आपने एक्सपेक्ट किया था कि 100 रुपीज़, फिर न्यूमरेटर में आपने लिखा 148, एंड रेज टू द पावर जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, ठीक हो गया। ओके, देन देयर इज अनदर वे टू कैलकुलेट द ग्रोथ। एक तो वो एक मैथमेटिकल है, एंड देन देयर इज दिस गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल विच सेज annual growth of dividend is equals to be proportionate proportion of earnings retained for reinvestment। जैसे हमारी उस एग्जाम्पल में पहले साल में कितनी हमने प्रोपोर्शन रिटेन कर ली थी, 100% ही रिटेन कर ली थी। 20,000 उसको कमा कर दे रहे थे, तो उससे 20,000 ही हमने रख लिए, ठीक है। एंड आर ई इज रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न दैट कंपनी विल मेक ऑन दैट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपके पेपर में एज इट इज टेस्ट होंगे। ये फॉर्मूलाज याद रखना इज, द ओनस इज ऑन द स्टूडेंट देन, ठीक है। अच्छा जी, ये एग्जांपल कर लेते हैं। कंपनी हैज जस्ट अचीव्ड एनुअल अर्निंग्स ऑफ रुपीज 50 पर शेयर, विच ऑफ विच 40 हैज बीन पेड इन डिविडेंड्स। यानी कि हर शेयर पे उसने 50 रुपए कमाया, फिर 40% उसने डिविडेंड दे दिया और 60% उसने retained earnings में इन्वेस्ट कर दिया। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू रिटेन 60% ऑफ इट्स अर्निंग एवरी ईयर एंड पे आउट द रेस्ट एज डिविडेंड्स। एंड वो हर साल उसका इरादा यही है करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%। सॉरी, दिस इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो आपका करंट एनुअल डिविडेंड कितना है? 50 के ऊपर 40% आपने दिया, दैट इज योर डिविडेंड, यानी कि आपकी अर्निंग्स। एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट क्या हुआ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल के साथ? डी कितना है? 60%। एंड आपका रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, सॉरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 8%। तो आपका एनुअल ग्रोथ रेट कितना हो गया? 4.8%। और उसकी बेसिस पे अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना चाहें, तो वो क्या है? डिविडेंड आपने कितना एक्सपेक्ट किया है देने का? 50 का 40% इज 20, मल्टीप्लाई बाय जो ग्रोथ रेट आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया, एंड आपकी मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? 655। ये जो हम छोटी छोटी एग्जांपल्स कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली जो आपका एक्चुअल में क्वेश्चन आएगा, दिस विल बी, इसी सीक्वेंस से नहीं वो क्वेश्चन चलेगा जिस सीक्वेंस से हम बिल्ड कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट। इट विल बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो इन फॉर्मूलाज को याद रखना, और इनकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, जैसे गॉर्डन ग्रोथ रेट ग्रोथ मॉडल से आप सिर्फ ग्रोथ मॉडल नहीं निकाल रहे, आपको उसका डिविडेंड भी पता चल रहा है, ठीक है। और वो आपका अल्टीमेटली यूज हो रहा है इन द मार्केट वैल्यू। एक तो रेट निकला ना 4.8%, फिर आपका इसमें से डिविडेंड भी आपके इसी फॉर्मूला में से निकल गया, ठीक है। अभी हम करते हैं फॉर इंस्टेंस, दिस इज इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं है, बट द थिंग इज कि आपका एक्सपेक्ट करें कि आप हर साल 20-20 रुपए ही डिविडेंड देते रहेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर साल आप 20-20 रुपए डिविडेंड तो नहीं देते रहेंगे ना, आपका ग्रोथ रेट भी
बताया है जो उसने, वो भी तो चेंज हो सकता है। फिक्स थोड़ी है ग्रोथ रेट। जो आपने गॉर्डन मॉडल से ले लिया, एक साल आप 40% डिविडेंड दे रहे हैं अपनी अर्निंग्स में से, एक साल आप 60% अर्निंग में से दे रहे हैं। तो दिस फॉर्मूला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ऑन वेरिएबल ग्रोथ रेट, इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, अपनी मार्केट वैल्यू। एंड इट्स एन इजी एग्जांपल। इसके अंदर वो बता रहे हैं कि भाई, सॉरी, ऊपर इसने बता दिए हैं रेशोस, कि पहले साल में, पहले 2 साल में किस रेट से डिविडेंड ग्रो करेगा, 5% के रेट के साथ। नेक्स्ट 2 इयर्स में 4% एंड देन 3%। आई होप आप कंफर्टेबल होंगे विद दिस फॉर्मूला, क्योंकि हम इससे अभी भी जो हम कर चुके थे प्रैक्टिस, उसमें यही होता है ना, फ्यूचर वैल्यूज हैं ये बेसिकली। फ्यूचर वैल्यू, किसी भी चीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकालना। आज मैं 100 रुपये लगा रही हूँ, और मैं लगा रही हूँ एक, उसके ऊपर मुझे रिटर्न चाहिए 5%। ठीक है, तो पहले साल में तो मुझे 105 रुपीज ही मिलेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर में 1.5। अगर मुझे ये इस पहले साल में वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम आपको एक साल बाद देंगे, 2 साल बाद मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी, 100 × 125 आई थिंक, या 115 समथिंग। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, आप किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी सारी फ्यूचर वैल्यूज कैलकुलेट की, एंड द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विल बिकम योर मार्केट वैल्यू। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर फिक्स्ड है आपका डिविडेंड, हर साल 20-20 रुपए ही मिलता जा रहा है, और ग्रोथ रेट भी आपका फिक्स्ड है 5%। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 2 साल तो 5% है, लेकिन अगले 2 साल 4% है आई थिंक। एंड अगर आप लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं याद किया, तो देन दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रबल फॉर यू, बिकॉज पेपर के टाइम पे दीज फॉर्मूलाज आर एक्चुअली द की, कि आपको ये याद आ जाए। ठीक हो गया। कैपम हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कि जिस तरह हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, उस तरह कॉस्ट ऑफ डेट भी सेम ही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है उसका। अभी हमने किया था कि हमें जो बैंक था, वो हमें हमसे 5,000 के ऊपर 10% रिटर्न मांग रहा था, और उसने हमें दिया हुआ कितना था, 50,000। तो उसकी कॉस्ट कितनी निकली, 10%। ठीक है। सो मार्केट वैल्यूज की निकालने के लिए रेट जो उसने मांगा है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट। बट यहाँ पर जो फैक्टर है दैट इज प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि हमने जो एक एविडेंट चीज पढ़ी थी इन द जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में पढ़ा है, वो यही है ना, इन दोनों में जो डिफरेंस है कि शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट है, या जो डिविडेंड हम देते हैं, उस पे हमें कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होती। बट जो हम बैंक से लोन लेते हैं, जो इंटरेस्ट होता है, उस पे हमें एक बेनिफिट होता है कि हमें टैक्स डिडक्शन, वी कैन क्लेम ऑन इट, इट इज टैक्स डिडक्टेबल, राइट। तो जैसे वहां पर हम एक्स डिविडेंड ले रहे हैं ना, इक्विटी के केस में, अगर डिविडेंड देगी इस साल कंपनी, तो हम मार्केट वैल्यू में से डिविडेंड को माइनस करेंगे। सिमिलरली, इन केस ऑफ डेट, आप जो उसका इंटरेस्ट है, उसमें से जो टैक्स का बेनिफिट है, उसको भी रिड्यूस करेंगे। ठीक है, सॉरी। KD is cost of debt cost of the debt capital. I is the amount of interest payable. T is the tax, and market value has to be एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट। और वो किस तरह एक्स मार्केट वैल्यू, एक्स मार्केट वैल्यू किस तरह आएगी, जब आप ये जो इंटरेस्ट है, इसको 1 - T करके कैलकुलेट करेंगे, तो वो पोस्ट डेट मार्केट वैल्यू होगी आपकी। ओके।
So that's now I want to move to the practice question. Yes, here. आप मूव कम टू पेज नंबर 277। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो वो 277 पे होगा, और अगर आप पीडीएफ यूज़ कर रहे हैं तो इट्स 282। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको आप अपने पास सॉल्व करें, और फिर हम देखते हैं इसको इन 5 मिनट्स। पार्ट ए को सॉल्व करें। ठीक है। हमने क्या निकालना है? कैलकुलेट द वैक। ठीक हो गया।
ओके, सो आई सी कुछ लोगों ने मतलब कर लिया सॉल्व, तो लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। आप लोग मुझे बताते जाएं कि मार्क वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था। हमारी हमें हमें कैलकुलेट करनी चाहिए थी मार्केट वैल्यू ऑफ डेट का भी हम कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का भी कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट ऑफ विद मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। गिव मी अ मिनट। ओके, और कॉस्ट ऑफ डेट कितना आना चाहिए? सो आपने मार्केट वैल्यू कितनी कैलकुलेट की ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी बनती है? 20 million मल्टीप्लाइड बाय 20 million शेयर्स हैं इसके, ठीक है। और आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 60। ओ सॉरी, सिक्स सिक्स, तो सॉरी। 6 आपके पर शेयर वैल्यू है। तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी बनी? 120 million, ठीक है। एंड फॉर योर डेट मार्केट वैल्यू कितनी बनती है? इट्स 80 million। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 80 million। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी? ठीक है। नाउ कम्स द पार्ट कि आपको कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी उसने बताई हुई है 9%। एंड 9% मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी मार्केट वैल्यू है। उसका क्या आंसर आता है? 10.8। 10.8। ओके। एंड आपके कॉस्ट ऑफ डेट का क्या वैल्यू आती है? इट इज 6%, बट 1 - t 30%, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 80, राइट? हाउ मच इज दिस? 336। ठीक है। सो 10.8 प्लस 336 डिवाइड बाय 200 is 17.34। ऐसा ही है। बस एक सेकंड, मेरे ख्याल से ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना कॉस्ट ऑफ डेट वाली, उसमें कुछ इश्यूज है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। जस्ट वेट। ओके, वी कैन वेट।
सॉरी मिस, ये 3.36 है, हमने Yes. 336 में निकाला था। Yes. So it's 14 0.16 divided by 200, and that is 7.08. ठीक है, that is your WAC. ठीक है, so आज हमने जो कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उससे हम आई बिलीव वी कैन इवन डू पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई लीव यू गाइज हियर. इसमें हमें जो यूज करना है वो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज करना है. ग्रोथ मॉडल के साथ आपने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऑफ इक्विटी. ठीक है, और एंड देन दिस क्वेश्चन, उसमें और कोई टेक्निकल चीज नहीं है. आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि आपने जब भी इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट हैज टू बी एक्स डिविडेंड. और अगर क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप उसमें उसकी मार्केट वैल्यू को खुद अज्यूम कर लें कि जिस तरह हमने वो एग्जांपल अभी देखी थी 8.2 वहां पर लिखा हुआ था, तो वहां पर ना एक्स डिविडेंड लिखा हुआ था ना कम डिविडेंड लिखा हुआ था, तो हम जब नहीं कुछ भी मेंशन तो वी कैन ऑलवेज अज्यूम कि दिस इज एक्स डिविडेंड प्राइस. ठीक है, और आई वो वांट कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. ठीक है, एंड वील कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. एंड फॉर द मॉक आपका जो चीज़ कवर करेंगे, ऑल्दो मैं कैपम भी करना चाहती बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस हम वैक के जितना क्वेश्चंस हैं आप वो कवर कर लीजिएगा, बिकॉज टुमारो आप लोगों का मॉक भी है. तो इट्स वैक एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. ठीक है, इसमें जो फॉर्मूलाज हमने अभी देखे हैं इक्विटी रिलेटेड, डेट नहीं, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वैक. ठीक है, दैट इज देयर फॉर योर मॉक. ठीक हो गया, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. ऑल राइट, थैंक यू फॉर द क्लास, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज.